जब से 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया है तब से सफल हुए छात्रों के घर खुशियों और बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इसी बीच हम पहुंचे समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत मुस्तफापुर में विजय मंडल जी के आवास पर। जी हां, विजय मंडल जी के सुपुत्र विशाल कुमार ने 70वीं बीपीएससी में 268वां रैंक लाकर पूरे बिहार में अपने जिले समस्तीपुर का नाम गौरवान्वित किया है। विशाल आज सफल हो चुके हैं। उन्हें बिहार सरकार के अंदर असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर की पदवी हासिल हुई है। उन्हें यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटजी और उनकी असफलताओं से सीखने के कारण मिली है। और इस सफलता में उतना ही श्रेय उनके माता पिता को भी जाता है, उनके पूरे परिवार को भी जाता है, क्योंकि एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी, उनकी तैयारी बच्चों के जन्म के बाद ही शुरू हो जाती है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं या फिर छात्रों के पेरेंट्स हैं तो आपको विशाल के साथ हुई हमारी इस साक्षात्कार को जरूर देखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी अभी है समस्तीपुर जिला अंतर्गत विभूतिपुर प्रखंड के मुस्तफापुर और यहाँ विशाल कुमार हमारे साथ हैं और उनके पिताजी विजय कुमार मंडल जी के सुपुत्र हैं। ये इन्होंने बीपीएससी 70वीं में जो है 268वां रैंक हासिल किया है। पहली बार में आपने बीपीएससी अटेम्प्ट क्लियर किया है? जी सर। जब आप पहली बार बीपीएससी की तैयारी शुरू किए थे और जब आज जो आपका सिलेक्शन हो गया तो इन दोनों पलों के बीच जो संघर्ष, उसको आप कैसे बयां करें? तो तैयारी के दौरान जब कभी भी आपको डिमोटिवेशन होता था तो आप उसको कैसे हैंडल करते थे? तैयारी के दौरान जो भी डिमोटिवेशन होता था, जैसा कि हम सैनिक स्कूल में पढ़े हैं तो खेलने कूदने दौड़ने से जो है जो भी स्ट्रेस या डिप्रेशन कभी आया तो वो सुबह में मॉर्निंग एक्सरसाइज रनिंग करके जो है या माता पिता से बात करके, बड़ी बहन बड़े भाई से बात करके वो स्ट्रेस जो है दूर हो जाया करता था। और बचपन से ही मेरा रुचि जो है ग्रुप स्टडी में रहा है, तो ग्रुप स्टडी से थोड़ा स्ट्रेस कम होता है क्योंकि सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग रहा है बचपन से ही। कभी कोई मतलब असफलता बहुत मिली है लेकिन सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग रहा है कि जो है तैयारी में कठिनाइयाँ जरूर आई है, भले देर से मिली है सफलता, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। मार्केट में आप देख रहे हैं बहुत तरह के स्टडी मटेरियल्स हैं। जो पढ़ना होता है, एक्चुअल में जो पढ़ना होता है, चूजी होके पढ़ना होता है कि आपने कैसे जो अपने सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखा और कैसे जो है आपका मटेरियल क्या रहा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जो बच्चे तैयारी करने वाले होंगे, जो भावी छात्र हैं, जो बीपीएससी करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा लाभ मिले आपके एक्सपीरियंस से। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करूं तो मेरा यह कहना होगा कि सोर्स को लिमिटेड रखें, बार बार रिवाइज करें। तैयारी इंटीग्रेटेड है, वो चाहे प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, इंटरव्यू का हो, इंटीग्रेटेड तैयारी है। ये ना कि प्रीलिम्स का कर लेते हैं, मेंस का बाद में करेंगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना है, अपना नोट्स को जो है अच्छे से बनाना है। जैसे कि बेसिक बुक्स हैं, वो चाहे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो, या एनसीईआरटी बुक्स हो 11th-12th की हिस्ट्री या ज्योग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। और इसके अराउंड अगर हम अपना प्रिपरेशन करें तो मेरे हिसाब से जो है अच्छा होगा। और इस एग्ज़ाम का अगर मूल मंत्र बोले तो रिवीजन इज़ द की फॉर दिस एग्ज़ाम। रिवीजन कीजिए, बार बार उस चीज़ को पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, फिर से पढ़िए, जहाँ लग रहा है कमी उसको दूर कीजिए, फिर से पढ़िए। ये इस एग्ज़ाम का मंत्र है। अभी के दौर में जो है एक कोचिंग को डिस्ट्रैक्शन के रूप भी देखा जा रहा है, क्यों डिस्ट्रैक्ट करता है। कोचिंग के बहुत सारे शिक्षक हैं, कभी बोलते हैं ये पढ़ो, कभी वो पढ़ो। बच्चों का जो है सोशल मीडिया पे बहुत शिक्षक हैं जो बोलते हैं। तो आप कोचिंग संस्थान को कैसे देखते हैं? कोचिंग संस्थान जो है सप्लीमेंट्री हो सकता है, कम्प्लीमेंट्री नहीं। कोचिंग संस्थान जो है आपको गाइड करेगी, वो टीचर्स जो वहाँ पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी इस एग्ज़ाम की पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली वो हेल्प ही करता है। भले मैं बीपीएससी के लिए कोई भी कोचिंग संस्थान से नहीं जुड़ा, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को मैंने जो भी सिलेक्ट होते हैं उनका मैंने यही देखा है कि उनका सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कोचिंग संस्थानों का वो मदद तो लेते हैं लेकिन वो ज़्यादा मदद नहीं लेते हैं, मैंने ये देखा है। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। कोचिंग संस्थान आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, लेकिन जिस तरह से फैंटिसाइज किया जाता है कोचिंग संस्थानों में इन चीज़ों को लेके,
जो आप ऐसा लगता है कि उनके प्रचार में आप देखेंगे जो मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप एक ये किताब पढ़ लो, बस एक जन्मगुटी है और आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो है मेहनत बहुत ज़्यादा करना होता है। जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि वो कोचिंग संस्थान जितना फैंटिसाइज करते हैं, इतना आसानी से जो है ये मिलता नहीं है। जी जी। बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत, कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर दिस एग्जाम। तो कोचिंग संस्थान हम लोग क्या 5 महीना 6 महीना या 8 महीना 9 महीना का कोर्स कर लेते हैं कोचिंग संस्थान में। उसके बाद साल भर जो है हम लोगों को खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है कि यहाँ पे कमी रह गया, इस सब्जेक्ट में कमी है। कोचिंग क्या है, कुछ इतना वास्ट सिलेबस है, उसको जो है उसका छोटा सा पोर्शन कुछ पढ़ा दिया ताकि बच्चों का कंसेप्चुअल क्लैरिटी कुछ आ जाए, उस पे से बिल्ड करके, जैसे ABCD को बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर छोटा छोटा वर्ड, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, उसके बाद बच्चे बड़े होते हैं, E फॉर एग से E फॉर एलिफेंट होता है। उसी तरह बच्चा थोड़ा सा बेसिक पढ़ने के बाद कोचिंग में खुद से सेल्फ स्टडी करके जो है अपने आप को जो है ग्रो करता है, सीनियर से सीखता है, जो भी बुजुर्ग हैं उनसे शिक्षा लेता है और गिरते लड़ते सीखते हुए आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं डेडिकेशन बहुत मायने रखता है, आप कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखता है। जी बिल्कुल, अगर इस एग्ज़ाम को निकालना है तो साल 1.5 साल आप जो है 8 महीना 8 घंटे प्रतिदिन जो है आप काम कीजिए। मेरा पूर्ण विश्वास है अगर मेरा हो सकता है तो फिर किसी का भी हो सकता है। अच्छा, आजकल के डेट में जो है, अभी के दौर में जो है सोशल मीडिया हो गया या अन्य तरह का बहुत सारा जो है हमारे समाज में डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं और छात्र जो है कहीं ना कहीं, जो युवा वर्ग है उसमें कहीं ना कहीं लिप्त हो गया है, एक एडिक्शन बन गया है। उसके बावजूद जो है पढ़ते तो हैं लेकिन उस तरह का जो है फोकस नहीं हो पाता है। तो आपने अपने आप को इन सब चीज़ों से कैसे दूर रखा? मैं जिन टीचरों से पढ़ता था वो टीचर बोलते थे अगर तुमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है तो उस हिसाब से तैयारी करो, नहीं तो जिनको निकालना है वो उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा फोकस था सिलेबस नंबर 1, नंबर 2 PYQ और मॉडल मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके जो है मेहनत करके बार बार पढ़ना। NCERT बुक्स कितनों बार पढ़ लिया हो। मैं तो आपसे ये पहले भी पूछ चुका हूँ, आपने जवाब दिया था इसका। मैं पूछ रहा था कि जो डिस्ट्रैक्शन है जैसे सोशल मीडियाज वगैरह हो गया, डिस्ट्रैक्शंस पे आ रहा था। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको एग्जाम निकालना हो तो वो डिस्ट्रैक्शन को जो है पीछे छोड़ना होगा। डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के बाकी जो आपका स्ट्रेटजी है उस पर काम कीजिए, लगातार जो है वर्क कीजिए सिंसेरिटी के साथ, तभी जाके सक्सेस मिलेगा। सक्सेस आसानी से बहुत कम लोगों को मिलता है, जिनका ऊपर वाले का जो है कृपा रहता है उनको आसानी से मिलता है, नहीं तो जनरली जो है 90% लोग जो हैं मिडिल क्लास से आते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। के माता पिताजी भी आपके बगल में हैं जी। कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जब आपकी तैयारी शुरू होती है तो एक पेरेंट्स की भी तैयारी आपके साथ साथ में शुरू हो जाती है कि आपको कैसे एक बच्चे को कैसे टैकल करना है, उनको कितना स्पेस देना है। तो कैसे भूमिका कहीं ना कहीं गार्जियंस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा जो है उनकी भूमिका है। मैं अगर मोबाइल पे 10 बार चेक कर रहा हूँ कि रिजल्ट आया, वो दिन भर में 100 बार रिजल्ट आया, यूट्यूब पे चेक कर रहे हैं, गूगल पे चेक कर रहे हैं। तो उनका, मैं पहले भी बोला हूँ कि मेरे अराउंड सपोर्ट सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग रहा, जिसके कारण मैं आज इस मुकाम पे हूँ और आगे भी जो है ईश्वर की कृपा है, उन लोगों का आशीर्वाद है, आगे काम करते रहूँगा। बिहार के लोगों के लिए जो है काम करने का मौका मिला है, मैं कोशिश करूँगा। बिहार में बहुत पोटेंशियल है इसको आगे ले जाने का। तो उसी तो आप आगे की रूपरेखा आपको क्या होगी? आपको कौन सा पद मिला है? अभी आपने बोला था असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर। जी, असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर, जो कि बिहार फाइनेंस सर्विस का एक पोस्ट है जी। इसके अंदर जो है GST से रिलेटेड कुछ काम होता है। अभी तो मैं पढ़ रहा था, ज़्यादा जानकारी इसके बारे में है नहीं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग जी, जनरली 50 सर्कल्स में जो है बांटा गया है इस पोस्ट के लिए। तो 50 सर्कल्स में इधर उधर जो है जो भी पोस्टिंग होगा, काम को जो है बस जिस तरह से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूरा डेडिकेशन के साथ करके जो है इस एग्जाम को निकालना, उस डेडिकेशन के साथ जो है कोशिश करूँगा जॉब करूँ। अब हम आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग सर सैनिक स्कूल पुरुलिया वेस्ट बंगाल से जो है मैं पढ़ाई किया हूँ। तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो एक बना हुआ रहता है, हायरार्की बना हुआ, उसका बहुत योगदान रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहे डिसिप्लिन हो, हार्डवर्क हो, या बोलने का, अभी आपके सामने बोल पा रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ के टीचर्स का मैं शुक्रिया जो है। जी, बेसिक कहीं ना कहीं सैनिक स्कूल में एक डिसिप्लिन जो सिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं काम आता है आगे की जिंदगी में।
और उसके बाद हाई स्कूल कहाँ से हुआ और आपका वहाँ ग्रेजुएशन वगैरह? वहाँ मैं 6 to 12 वहाँ किया हूँ, हाई स्कूलिंग अच्छा, वहीं से हुआ। वहीं से हुआ। उसके बाद जो है मैं एनडीए का एग्ज़ाम दिया, 2 बार नहीं होने के बाद जो है मन किया कि जो है सिविल सर्विसेज की तरफ जाया जाए, तो फिर मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट किया पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। अच्छा, कौन से कॉलेज से किया था? श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज देवनगर, अच्छा, करोल बाग में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से जी, एफिलिएटेड कॉलेज है, वहीं से जो है मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो है अच्छा, ये सिविल सर्विसेज का आपको जो है ये कब लगा कि आपको सिविल सर्विसेज में ही जाना चाहिए? सिविल सर्विसेज में जाने का एक छोटा सा स्टोरी मैं आपके साथ जी, बिल्कुल, साझा करना चाहूँगा। एक मेरा फ्रेंड है, वो स्टोरी बता रहा था, कोटा में वो पढ़ाई करता था। जी। कोटा में पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करने के बाद जो है अच्छे कॉलेज में, अच्छा कॉलेज मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बाद एक कंपनी में जो है उसका जॉब लगा। वो 1 साल जॉब करने के बाद 24 लाख का पैकेज था। उसके बाद उसका मन किया क्या कि सिविल सर्विसेज का मैं तैयारी करूँ, तो वो अपने कोटा वाले सर को जो है कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे 24 लाख का पैकेज है, तो लेकिन मन कर रहा है एक बार सिविल सर्विसेज का जो है तैयारी करूँ। अच्छा, बिहार के रग-रगों में जो है हर बच्चे के रग में जो सिविल सर्विसेज, वही बोलना चाह रहा हूँ मैं कि वो उस बच्चा का कहना था कि सर बिहार से हैं, सिविल सर्विसेज का एग्जाम एक बार नहीं देंगे तो माँ का दूध का कर्ज नहीं उतरेगा। बस वही शुरू से मेंटेलिटी है, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं कि सरकारी जॉब लेना है, और शुरू से हमारी मानसिकता में ही है कि एक बार सिविल सर्विस का एग्जाम देना है और सरकारी एग्जाम लेना है, कि हमारी बिहार की मानसिकता में जी बिल्कुल। और शुरू से अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ भगवान की कृपा से और बुजुर्ग के आशीर्वाद से, माता पिता का सपोर्ट सिस्टम से, तो उन लोगों का हमेशा विश्वास था कि कुछ बड़ा करना है तो डायरेक्ट जो है सुप्रीम जो देश का प्रीमियर एग्जामिनेशन है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसका तैयारी स्टार्ट किया और फिर आज इस मुकाम पे हूँ। चलिए, आपको भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।